वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया। कैसे हैं आप लोग? कैसा जा रहा है आप लोग का रमज़ान? हम आज जो बात करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रमज़ान एक तो हमारे लिए बहुत फजीलतों का महीना है। इस महीने अल्लाह बहुत सारी रहमतें बरसाता है और कहता है कि तुम जितना सवाब कमाओगे मैं उसका 70 गुना ज़्यादा सवाब, जो अच्छा काम करेंगे उसका 70 गुना ज़्यादा सवाब एक मुसलमान को मिलता है। तो डेफिनेटली हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम अच्छे काम करे, मैक्सिमम सवाब कमा सके, बिकॉज़ ये महीना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ इतनी रहमतें हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं, इतनी रहमतें खुदा पाक हम पे फरमाता है। वहीं पे हम उस रहमत को अपने खाने पीने के तरीक़ों से ज़हमत बना लेते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे फैमिली मील्स, जिस तरह सहरी होती है और इफ्तारी होती है, ये फैमिली मील्स जो होते हैं हमारे, ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ये कैसे होने चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी 4-5 रोज़े गुजरे हैं और इसमें मैंने देखा है कि लोग जो हम किसी की इफ्तारी पे गए हैं, इफ्तार पार्टीज़ पे गए हैं, मैंने देखा है लोगों को अगेन अभी तक इफ्तारी किस तरह की होनी चाहिए उसका सेंस नहीं है। एक वही ट्रेडिशनल इफ्तारी चलती आ रही है। तो आज हम इस फैमिली मील पे बात करेंगे कि इफ्तारी कैसी होनी चाहिए, इफ्तारी की इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो इफ्तारी की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक, जिस तरह मैंने भी आपको बताया, फैमिली मील है और जब पूरा ख़ानदान साथ मिलकर बैठता है तो जो उनके बीच में एक, जिसे कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, बातें एक्सचेंज होती हैं, एक कंफर्ट लेवल डेवलप होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी फैमिली के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं healthymornings@health-tv.tv, healthymornings@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS का तरीका बहुत आसान है, आप HM लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू 8888। HM लिख के स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू 8888। और साथ ही साथ आप हमें कॉल्स तो करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, कॉल का नंबर नीचे स्क्रीन पे आता रहता है। जो बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जो हमें अच्छी आदतों की आदत डालता है। और हम लोग बुरी आदतें जिनको होती हैं, किसी चीज़ की, नशे की, झूठ बोलने की, या किसी की बैक बाइटिंग की और इस तरह की चीज़ों की जिनको आदत होती है, गुस्सा करने की, वो लोग इन आदतों से छुटकारा पाते हैं इस महीने, अगर वो कोशिश करें तो। क्योंकि डेफिनेटली देखें, रोज़े के बीच में आप ये सब करना तो अलाउड नहीं है कि आप झूठ बोलें, बैक बाइट करें या आप गुस्सा करें, ये सब करना रोज़े में अलाउड नहीं है। तो जब आप पूरा महीना ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं कि मैं किसी से किसी तरह की ज़्यादती ना करूं, किसी से कोई झूठ ना बोलूं, किसी की बैक बाइट ना करूं, तो ये एक आप अपने को अच्छी आदतों की तरफ डाल रहे होते हैं। जब आप एक महीना इस चीज़ को कर लेते हैं तो फिर ये चीज़ आपकी नेचर में आ जाती है। तो रमज़ान जो है वो हर तरह से एक इंसान को रिफ़ाइन करने का एक महीना है, इसकी बहुत बरकतें हैं। इन्हीं अच्छी आदतों में अगर हम खाने की अच्छी आदतें शामिल कर ले और सारी ज़िंदगी वही चीज़ प्रैक्टिस करें तो बहुत बहुत करामत रहता है। हम इस महीने को मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए। लेकिन हम इन द फर्स्ट प्लेस रियलाइज़ तो करें, अगर हमने इस रहमत वाले महीने को भी अपने लिए ज़हमत बना लिया तो फिर बात बहुत आगे बढ़ जाती है। हम लोग को अपने खाने पीने पे कंट्रोल करना ये महीना सिखाता है। क्योंकि देखें, बाकी सारा महीने में बाकी सारे जो महीने हैं हम कुछ भी खाते रहते हैं, कभी भी खाते रहते हैं, मील्स के बीच में भी खाते रहते हैं। ये महीना जो है ना, एक फैक्ट के अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस महीने से हम सीखते हैं वो सीखते हैं वक्त की पाबंदी। अब ये कैसे? इसलिए क्योंकि सहरी का एक वक्त होता है, हम सबको पता है सहरी का एक वक्त है और उसी वक्त सहरी होगी और उसके बाद हम कुछ नहीं खा पी सकते। जैसी फजर की अजान की आवाज़ आएगी तो सब बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। फिर इफ्तारी का एक वक्त होता है, सब इफ्तारी के वक्त के तो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं क्योंकि खाने को मिल रहा होता है। और रोज़ा जिसे कहते हैं इफ्तार होने का टाइम हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोगों के लिए। तो इस तरह ये चीज़ हमें वक्त की पंक्चुअलिटी सिखाती है। इसके अलावा जो नमाज़ें होती हैं, नमाज़ कज़ा नहीं करनी होती, नमाज़ टाइम पे पढ़नी होती है। जो लोग बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं वो ऑलरेडी वक्त के पाबंद हो चुके होते हैं। लेकिन जो लोग बाजमात नमाज़ नहीं पढ़ते और रमज़ान में कोशिश करते हैं कि वो बाजमात नमाज़ पढ़ें, वो लोग वक्त की पाबंदी सीखते हैं। इवन कि घरों में भी जो ख़वातीन थोड़ा सा लेट नमाज़ पढ़ती थी कि चलो अभी तो टाइम है, अभी कज़ा होने में टाइम है, मैं थोड़ी देर में पढ़ लूँ, वो भी कोशिश करती हैं कि मैं जल्दी से जल्दी नमाज़ पढ़ लूँ। तो ये चीज़ जो है ये वक्त की पाबंदी हमें बहुत सिखाती है। और एक बहुत ही
रिसर्च के अकॉर्डिंग एक बात सामने आई कि बहुत बड़ी बड़ी कोई बीमारी नहीं, लेकिन छोटी छोटी बीमारियां जो हमारे अंदर होती हैं, छोटी छोटी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब चीज़ें जब इंसान रोज़ा रखता है तो ये जब चीज़ें उसकी ख़त्म होने लगती है। इनफैक्ट आपको यहाँ मैं एक बात बताऊँ कि हमारे अंदर जो गम और गुस्से से जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, डेफिनेटली अगर आप लोग सोचते हैं कि गम और गुस्सा सिर्फ एक कैफियत है, इससे कुछ नहीं होता, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, बहुत ज़्यादा अफसरदा रहते हैं, या जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, उनके अंदर सारा वक्त जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो उनकी बॉडी से खारिज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आम हालात में जो है वो खारिज नहीं हो पाते और डिफरेंट तरीक़ों से अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। जिस तरह कि एक दफ़ा पहले भी हम लोग इस बात पे बात कर चुके हैं कि जब हम लोग को किसी चीज़ पे दुख होता है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस पे होते हैं, तो बॉडी का कोई ना कोई एक वाइटल ऑर्गन जिसे कहते हैं अपने ऊपर ले लेता है, अपने ऊपर लेता ऐसे है कि वो चीज़ अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, किडनी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, लिवर अफेक्ट होता है, या हार्ट अफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। तो बॉडी की कोई ना कोई एक सिस्टम जो है ना वो अपने ऊपर वो चीज़ लेने लगता है, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी से निकल ही नहीं रहे होते। तो रमज़ान के महीने में सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारा पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई खाना नहीं होता, कोई फूड नहीं होता, वहाँ पर ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती इतनी। कहते हैं हमारी 30% जो एनर्जी है वो जीआईटी की तरफ जाती है, मतलब हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाती है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब वहाँ कोई खाना ही नहीं होगा तो वो एनर्जी सेव हो गई। अब वो एनर्जी कहाँ यूज़ होती है? वो एनर्जी यूज़ होती है इन टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में। तो रमज़ान का महीना जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक डॉक्टर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च की है कि अगर हम लोग बीमारी की हालत में कुछ ना करें, रोज़ा रख लें, तो हमारी बीमारी जो है ना वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इनफैक्ट उन्होंने कैंसर पेशेंट पे एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने अपार्ट फ्रॉम ऑल द मेडिसिन जो सब कुछ जो उसको मिल रही थी, उन्होंने उसको रोज़े रखवाए इन अ सेंस कि उसका खाना पीना जो है वो रेगुलेट कर दिया टाइम पे और बहुत कम कर दिया, और उसका खाली पेट का जो ड्यूरेशन था वो बहुत बढ़ा दिया। जब उन्होंने ये किया तो उस पेशेंट की बहुत जल्दी क्विक रिकवरी हुई। तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट हम सारे मुसलमान हो के रमज़ान की अहमियत से तो वाकिफ़ हैं, गैर मुस्लिम जो हैं वो भी हमारे इस रोज़े को डेफिनेटली मानते हैं और यही अपने पेशेंट्स को भी प्रैक्टिस कराते हैं और फिर ख़ुद इसके ऊपर रिसर्च रिपोर्ट्स लिखते हैं कि फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ फास्टिंग हीलिंग इज़ फास्टर और मल्टीपल चीज़ें। तो हम लोगों का खुदा ने हमें इतने मुबारक महीने से नवाजा है कि मैं कहती हूँ कि जिसके हम लोग के पास जब भी महीना आना चाहिए तो हम लोग को एक नहीं तो हमें तो कहती हूँ 3-4 महीने ऐसे होने चाहिए, क्योंकि इस महीने की अपनी एक तो खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, एक पूरा बॉडी सिस्टम रेगुलेट होता है। अब जो लोग शुरू में देखें गुस्सा नॉर्मल इंसान को आता है, लेकिन रमज़ान के बीच में मैंने देखा है लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हुए होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, हर एक को हर काम की जल्दी होती है। यहाँ पे बात यही करना चाहूँगी, देखिए रोज़ा जो है हमें सब्र और तहम्मुल सिखाता है। तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट, छोटी छोटी बातों पे किसी और को कुछ भी बोल देना, ये चीज़ सही नहीं होती है। डेफिनेटली नॉर्मल लाइफ में भी सही नहीं होती और रोज़े की हालत में तो बिल्कुल भी ये चीज़ सही नहीं है। तो सब्र और तहम्मुल जो आपने रोज़े में सीखा है, खाने से अपना हाथ रोक के उसको हर जगह पे ज़िंदगी पे अप्लाई करें तो बहुत फ़ायदा होता है। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी बॉडी में और उस तरफ ज़्यादा जाती है जिस तरफ ज़्यादा ज़रूरत है। और एक हमारी सेंट्रल सर्कुलेशन होती है, एक पेरिफेरल सर्कुलेशन होती है, यानी हमारी उंगलियों में, टोस पे, यानी बॉडी की बिल्कुल जो पेरिफ्रीज होती है ना, बिल्कुल जो कोने कोने होते हैं ना, उन कोनों तक खून पहुँचता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। लेकिन जब हम लोग खाने में बदएहतियाती करते हैं, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं, तो होता है कि हमारी बॉडी में ये जो हमारी वेन्स और आर्टरीज और कैपिलरीज जारी हैं जिनके थ्रू सारा ब्लड सप्लाई सिस्टम चल रहा है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में एक्सचेंज होकर पूरी बॉडी में चल रहा है, हम लोग को पता भी नहीं है, ये अंदर अंदर सबके हो रहा है।
लेकिन हम लोग नुकसान इसको कब पहुंचाते हैं, जब हम सही से खाते पीते नहीं हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ले लेते हैं, चिकनाहट वाली चीज़ें बहुत लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल जाके हमारी आर्टरीज में जम जाता है, उसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। मेडिकल टर्म आप लोग कह रहे होंगे ये कौन सी टर्म है, मैं दोबारा से इसका नाम ले रही हूँ, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब तक तो हमारे नाज़रीन को हमने इतनी मेडिकल टर्म्स उनको समझा चुके हैं कि वो मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ भी रहे होंगे कि समझे एक पाइप है जिससे हम लोग पानी देते हैं। अब होता क्या है, जब वो पानी वैसे गिर रहा है तो वो नॉर्मली अपनी स्पीड में गिर रहा है, अगर हमने उसके ऊपर यूं करके हाथ रख लिया तो प्रेशर बना दिया हमने उसका, वो जो हाथ रख के हमने यहाँ पे ब्लॉकेज दिया ना, ये एथेरोस्क्लेरोसिस है। ये वो स्टोन है जो हम अपनी वेन्स के अंदर जमा कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसको जमा कर लेते हैं तो डेफिनेटली जब ब्लड के पास गुजरने का इतना रास्ता था तो उसके पास रास्ता इतना रह गया, और जितना जितना ही जमता जाएगा रास्ता बंद हो जाएगा। तो हम जो कहते हैं ना कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, ये वाली आर्टरी ब्लॉक हो गई, वो आर्टरी ऐसे ब्लॉक हो जाती है जो एंजियोप्लास्टी से खोली जाती है या फिर बाईपास किए जाते हैं उस आर्टरी को छोड़ के। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना, जब हम फास्ट करते हैं तो ये जो कोलेस्ट्रॉल का पहाड़ बनता है हमारी वेन के अंदर, ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कितनी अच्छी बात है कि लोग अपना ब्लड प्रेशर इस चीज़ से रेगुलेट कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स वो सिर्फ इस चीज़ से रेगुलेट कर सकते हैं कि वो फास्ट करें। और यहाँ पे एक फैक्ट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा सारे मिस कर दूँ, वो फैक्ट ज़रूर बताऊँ कि 14% हमारी बॉडी में HDL इंक्रीज होता है। HDL इज़ अ टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बट गुड कोलेस्ट्रॉल, बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। ये पुलिस की तरह काम करता है। ये ऐसे काम करता है कि सारे चोर हमारी बॉडी में से पकड़ के लाके लिवर में उनको मेटाबोलाइज करा देता है। अब ये चोर कौन है, ये चोर है LDL। LDL भी एक कोलेस्ट्रॉल की टाइप है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है और जो कि नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी में, जो कि सारे चिकने खानों की वजह से आता है। तो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो जाके सारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से लाता है, लिवर में डालता है और ख़त्म कर देता है। तो 14% HDL जो है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है और LDL जो है वो 12% डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए फास्ट का कितना बड़ा फ़ायदा है। और चलते हैं जी एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हमारे पास होंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर अली मोहम्मद साहब। कहीं मजा आएगा व्यूअर्स, विल बी राइट बैक।